हेलो दोस्तों, व्हाट्सएप को दुनिया भर में हर दिन 2 अरब से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री। किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो कीमत आप हैं। कोई बिजनेसमैन किसी को कोई प्रोडक्ट फ्री में क्यों देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है जिसे यूज करने के लिए आपको कोई कीमत नहीं देनी पड़ती और ना ही आपको इसमें ऐड दिखाए जाते हैं। फिर भी व्हाट्सएप से इसके ओनर मार्क जुकरबर्ग को अरबों डॉलर यानी हजारों करोड़ रुपए का फायदा होता है। पर कैसे? व्हाट्सएप का बिजनेस क्या है और कैसे इसने हमारी सोसाइटी को बदल कर रख दिया है, डिटेल में आज की वीडियो में जानने वाले हैं। ईयर 2009 स्मार्टफोन्स का जमाना स्टार्ट हो चुका था। लोग नए नए एप्स को डाउनलोड कर रहे थे। 2005 में बना फेसबुक 2009 में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, इसीलिए ये कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। इसमें ब्रायन एक्टन नाम का शख्स नौकरी की तलाश में गया, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ब्रायन एक्टन वापस आया और नौकरी ढूंढने के बजाय उसने अपने दोस्त जैन कॉम के साथ मिलकर खुद का ही ऐप बनाने की सोचा और बना डाला व्हाट्सएप। फ्री प्राइवेट मैसेजिंग की वजह से ये ऐप बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगा, क्योंकि 2009 के टाइम मैसेज भेजने का चलन काफी ज्यादा था और टेक्स्ट मैसेजेस भेजने का चार्ज सिम कंपनीज काफी ज्यादा लेती थी। लेकिन व्हाट्सएप ने मैसेज भेजना न सिर्फ काफी इजी कर दिया बल्कि कम्प्लीटली फ्री भी। लेकिन इससे इसके ओनर्स का खर्च नहीं चलने वाला था। यूं तो फ्री टू यूज एप्स हमारे पास बहुत से हैं, लेकिन इनके ओनर्स तीन में से एक तरीके से पैसे भी कमाते हैं, या तो एड्स दिखाकर, जैसे कि आप इस टाइम यूट्यूब पर फ्री में वीडियो देख रहे हैं पर एड्स के साथ। दूसरा तरीका, ऐप के अंदर कुछ स्पेशल फीचर के लिए पैसे चार्ज करके। एग्जांपल, पबजी जैसे गेम में आपको कुछ वेपन्स या स्किन खरीदने के लिए चार्ज देना पड़ता है। या फिर तीसरा, आपके डेटा को बेचकर। व्हाट्सएप के फाउंडर्स को ऐड नहीं पसंद थे, इसीलिए व्हाट्सएप पर उन्होंने कभी एड्स नहीं दिखाए और इन ऐप परचेज से अपने कस्टमर्स को इरिटेट करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा प्रोडक्ट इतना ज्यादा अच्छा और आसान बने कि लोग उसे यूज किए बिना न रह पाए। व्हाट्सएप के फाउंडर्स प्राइवेसी के भी बहुत बड़े सपोर्टर थे, इसीलिए वो आपका डाटा भी नहीं सेल करना चाहते थे। इसीलिए 2009 में व्हाट्सएप के लॉन्च के बाद से उन्हें 1 रुपए की भी अर्निंग व्हाट्सएप से नहीं हो रही थी। ऊपर से ये ऐप इतनी तेजी से ग्रो हो रहा था कि इसकी ग्रोथ को हैंडल करने के लिए जो टीम हायर की गई थी वो भी बहुत कम रिसोर्सेज के साथ ही काम कर रही थी। जब इसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ी तो व्हाट्सएप के फाउंडर्स को सर्वर लेने के लिए और ज्यादा बड़ी टीम हायर करने के लिए पैसे तो चाहिए ही थे, इसीलिए उन्होंने $1 फी इंट्रोड्यूस की। यानी अब आपको व्हाट्सएप डाउनलोड करने के लिए $1 देना होता। कुछ देशों में तो 1 साल तक व्हाट्सएप यूज करने के बाद आपको $1 देना होता था। 1 साल में केवल $1, ये फीस बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन फिर भी अगर आप इस फीस को ना पे करना चाहें तो भी इसके फाउंडर्स आपको व्हाट्सएप यूज करने से नहीं रोकेंगे, ना ही इसका कोई भी फीचर आपके लिए बंद करेंगे। यानी ये एक तरह की डोनेशन थी, जिस तरह विकिपीडिया डोनेशन लेता है, जिसका मन करे वो फी पे करता या फिर ना करता। लोगों को व्हाट्सएप का ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप को $1 फी पे की, जिससे इन्हें इतने पैसे तो मिल गए कि ये कुछ दिन व्हाट्सएप को आसानी से चला सकते थे। पर इससे वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो सके थे। लेकिन इनका यूजर बेस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज व्हाट्सएप में इन्वेस्ट करना चाह रही थी। पर व्हाट्सएप के फाउंडर्स को ये लग रहा था कि अगर उन्होंने किसी बड़ी कंपनी से फंडिंग ले ली तो कंपनी को तो प्रॉफिट चाहिए होगा, इसीलिए वो व्हाट्सएप पर ऐड चलवा सकती है या फिर फाउंडर्स को डेटा सेल करने के लिए फोर्स करेगी, जिससे कि व्हाट्सएप की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। और ऐसा व्हाट्सएप के फाउंडर्स बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे। वो सिर्फ व्हाट्सएप को बेटर बनाने पर ही जोर दे रहे थे और इसी वजह से व्हाट्सएप का यूजर बेस इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि अब तो बड़ी बड़ी कंपनीज व्हाट्सएप में बिना किसी शर्त पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार थी। नतीजा, व्हाट्सएप के फाउंडर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मिली, वो भी बिना किसी शर्त के। अब वो फंडिंग लेकर व्हाट्सएप को तो रन कर रहे थे, इसे फ्री और सिक्योर बना रहे थे और इस पर एड्स भी नहीं चल रहे थे, जिससे कि यूजर्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। कंपनीज इन्वेस्ट भी कर रही थी, इसीलिए व्हाट्सएप के फाउंडर्स अपनी इस कंपनी को इजीली चला रहे थे। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था, क्योंकि इन्वेस्टर्स को आज नहीं तो कल पैसा तो चाहिए ही होगा। खैर, व्हाट्सएप के पास इतना बड़ा यूजर बेस आ गया था कि हर कंपनी से खरीदना चाह रही थी। इवन इसके लॉन्च होने के महज 1 साल के अंदर ही गूगल ने पहले $1 बिलियन व्हाट्सएप को खरीदने के लिए इसके फाउंडर्स को ऑफर किए, उसके बाद $10 बिलियन ऑफर किए। जब फाउंडर्स नहीं माने तो उन्होंने इससे भी ज्यादा रकम ऑफर कर दी, लेकिन फिर भी इसके फाउंडर्स ने गूगल को व्हाट्सएप सेल नहीं किया,
इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट भी व्हाट्सएप के फाउंडर्स के पास गई और वो भी इसे खरीदना चाह रही थी, पर वो भी इसे खरीदने में नाकाम रहे क्योंकि व्हाट्सएप के फाउंडर्स अपने उसूलों पर चल रहे थे और जल्दबाजी में पैसे कमाना नहीं चाह रहे थे। प्राइवेसी पॉलिसी इनकी इतनी जबरदस्त थी कि लोग इसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे और व्हाट्सएप का यूजर बेस लगातार बढ़ता ही जा रहा था, इसीलिए बार बार इन्हें फंडिंग मिल रही थी। 2009 की इस कंपनी की 2011 में वैल्यूएशन 1.5 बिलियन डॉलर्स पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी दोस्तों 1.5 बिलियन डॉलर की ये कंपनी रेवेन्यू जरा भी नहीं जनरेट कर पा रही थी क्योंकि इसमें ना ही एड्स दिखाए जा रहे थे, ना ही कोई और अर्निंग की सोर्सेस थी। इसी वजह से आज नहीं तो कल इन्वेस्टर्स जाने वाले थे, क्योंकि जब फायदा नहीं होगा तो इन्वेस्टर्स कहाँ रुकेंगे और उनके जाने के बाद कंपनी चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता और फिर जितनी जल्दी व्हाट्सएप ने ग्रोथ की थी उतनी ही जल्दी ये कंपनी खत्म भी हो जाती। लेकिन तभी व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन एक्टन हैरान हो गए क्योंकि उन्हें एक दिन फेसबुक की तरफ से कॉल आती है। जिस कंपनी ने उन्हें कुछ साल पहले रिजेक्ट किया था, आज वही कंपनी उनके बनाए हुए ऐप को खरीदने के लिए 19 बिलियन डॉलर्स देने को तैयार थी। इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग ने यह भी कहा था कि हम आपकी सारी शर्तों को मानेंगे और व्हाट्सएप कंपनी को इंडिपेंडेंटली आप ही को रन करने देंगे, यानी जिस तरीके से आप इस कंपनी को रन करना चाहते हो रन करो, केवल हमें इसकी ओनरशिप दे दो। फिर क्या था, व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने ये डील डन कर दी और 2014 में व्हाट्सएप की ओनर बन गई फेसबुक कंपनी। अब व्हाट्सएप के फाउंडर्स के पास इतना ज्यादा पैसा आ चुका था 19 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए कि उनकी आने वाली नस्लें भी बिना कोई काम किए केवल घूमती और खाती रहती। लेकिन दोस्तों मार्क जुकरबर्ग, उनका क्या? मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को इसीलिए खरीदा था क्योंकि उन्हें इसे खरीदने के बहुत से फायदे दिखाई दिए थे, जिनमें से पहला फायदा ये था कि फेसबुक का ऐप मैसेंजर जो कि मैसेज भेजने के लिए यूज किया जाता था, उसकी ग्रोथ से कहीं ज्यादा तेजी से व्हाट्सएप ग्रो कर रहा था और व्हाट्सएप पर लोग मैसेंजर के मुकाबले काफी ज्यादा टाइम भी स्पेंड कर रहे थे। उस टाइम दोस्तों फेसबुक अपने राइवल्स को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश में थी। इसी वजह से उन्होंने इंस्टाग्राम को भी उसी टाइम $1 बिलियन में खरीदा था। पर इसी के साथ मार्क जुकरबर्ग को ये भी डर सताने लगा था कि कहीं यूरोपियन यूनियन के एंटी मोनोपोली लॉ का उल्लंघन करने का आरोप उन पर न लग जाए। इसीलिए मार्क जुकरबर्ग ने यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स और व्हाट्सएप के फाउंडर्स को इस बात का भरोसा दिलाया कि हम व्हाट्सएप के यूजर्स के डेटा को नहीं पता कर सकते क्योंकि व्हाट्सएप के सभी मैसेजेस इंक्रिप्टेड होते हैं। इसके बारे में जब व्हाट्सएप खुद नहीं जान पाता तो हम इसके बारे में कैसे जानेंगे। यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स और व्हाट्सएप के फाउंडर्स को मार्क जुकरबर्ग की ये बात काफी पसंद आई और इसी वजह से डील हो गई थी। पर बाद में यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स और व्हाट्सएप के फाउंडर्स दोनों को ही इस डील पर बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ क्योंकि फेसबुक ने 1.5 लाख करोड़ रुपए में व्हाट्सएप को खरीदा था। इसमें एक लालच ये भी थी कि उन्हें यूजर्स का डेटा पता चलेगा क्योंकि व्हाट्सएप के पास बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, तो फेसबुक के पास दुनिया भर के करोड़ों लोगों के मोबाइल नंबर्स, उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स और उनके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हासिल हो जाएगी। लेकिन वो इस डेटा को अभी नहीं ले सकते थे, वरना उन्हें गवर्नमेंट और व्हाट्सएप के फाउंडर्स के विरोध का सामना भी करना पड़ता क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने इस डील के दौरान व्हाट्सएप के फाउंडर से कहा था कि आप इस कंपनी को इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से रन कर सकते हैं। और ये जो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस में था वो सब 1 साल के अंदर खत्म होने लगा। पहले फेसबुक ने व्हाट्सएप के मिलियंस ऑफ यूजर्स को ऐड दिखा दिए जो कि व्हाट्सएप के फाउंडर्स को बहुत ज्यादा खराब लगा। उसके बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप पर स्टेटस फीचर को इंट्रोड्यूस कर दिया और हद तो तब हो गई जब फेसबुक ने इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सिस्टम को ही खत्म करना शुरू किया। ये व्हाट्सएप का बेसिक प्रिंसिपल था और इसी की वजह से कंपनी इतनी ज्यादा ग्रो हो पाई थी। व्हाट्सएप के फाउंडर्स बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि इनक्रिप्टेड मैसेजिंग वाला फीचर बंद किया जाए। इसी वजह से उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को समझाया और कहा कि पैसे हम कुछ दूसरे तरीकों से भी कमा सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा मैसेजेस भेजने के लिए हम उनसे कुछ पैसे चार्ज कर सकते हैं। पर दोस्तों ऐसा करने से व्हाट्सएप का यूजर बेस भी घट सकता था और फिर भी इतना प्रॉफिट ना होता जितना कि डेटा को सेल करने से या फिर एड्स को दिखाने से होगा। इसी वजह से फेसबुक जो करना चाह रही थी वो व्हाट्सएप के फाउंडर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और मार्क जुकरबर्ग ने बड़ी ही चालाकी से जब व्हाट्सएप को खरीदा था तो टर्म्स एंड कंडीशंस में ये भी लिख दिया था कि व्हाट्सएप के फाउंडर्स इस कंपनी को जल्दी छोड़कर अगर जाएंगे तो डील जितने में हुई है उन्हें उतने पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। इन व्हाट्सएप के फाउंडर्स को फेसबुक के द्वारा उनके यूजर्स की प्राइवेसी का इतना ज्यादा उल्लंघन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी वजह से उन्होंने ये कंपनी 2 साल में ही छोड़ दी। इसके बदले में
उन्हें $850 मिलियन यानी तकरीबन 6-7 हज़ार करोड़ रुपए भी नहीं मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने कंपनी छोड़ दी। और आज भी ब्रायन एक्टन अपनी स्पीचेस में कई बार ये कह चुके हैं कि उन्हें इस बात का हर दिन अफसोस रहता है कि उन्होंने अपने यूजर्स के डेटा को बेचकर उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन करके पैसे कमाए हैं। और इसमें शायद ब्रायन एक्टन की जरा भी गलती नहीं है। उसके बाद से कई रिपोर्ट्स ऐसी आने लगी जिसमें पता चला कि व्हाट्सएप के यूजर्स का डेटा लीक हो रहा है। ऐसा ही एक स्कैंडल 2018 में हुआ था, जो था कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल में करोड़ों व्हाट्सएप के यूजर्स का डेटा लीक हो गया था। और फिर उसी डेटा के हिसाब से लोगों की जो साइकोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग उन्हें टारगेटेड एड्स और इलेक्शन कैंपेन्स दिखाए गए थे। फाउंडर्स के जाने के बाद मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को डेटा मोनेटाइजेशन फार्म में बदल डाला। उन्होंने इससे बहुत ज्यादा अर्निंग करने का महा प्लान तैयार कर दिया था। व्हाट्सएप पर नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप पेमेंट्स। अब व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक के पास न केवल आपका कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोफाइल पिक्चर थी, बल्कि आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी थी, आपकी बिजनेस डिटेल्स भी थी, और आप क्या खरीदना पसंद करते हैं, ये सारा डेटा अब इनके पास आसानी से पहुंच जाता है। 2018 में हुए कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के अलावा भी फेसबुक के ऊपर कई बार प्राइवेसी उल्लंघन के आरोप लगे हैं। इसीलिए अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन ने ही फेसबुक के ऊपर $5 बिलियन का जुर्माना लगा दिया था। लेकिन उसके बाद भी डेटा लीक होना बंद नहीं हुआ और अक्सर ऐसी न्यूज आती ही रहती है। 2021 में व्हाट्सएप ने नए टर्म्स एंड कंडीशंस यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर लागू कर दिए, जिसके लिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट और विरोध भी हुआ था। पर इसी नियम की वजह से 2021 में फेसबुक ने सभी प्लेटफॉर्म पर एड्स के थ्रू लगभग $115 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। और ये सब मुमकिन हो पाया था व्हाट्सएप के थ्रू मिले डेटा की वजह से। तो दोस्तों, ये थी व्हाट्सएप की इनसाइड स्टोरी, कैसे इसके फाउंडर्स ने यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर इसे बनाया और बाद में कैसे फेसबुक ने इस पर कब्जा करके आपके डेटा का फायदा उठाया। आई होप कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा काफी फायदा होता है और आपका कुछ नहीं जाता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।